कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, टैक्स फ्री सरकार द्वारा पूरे देश में ज़रूर कोई छुपी हुई कथा होगी जो बाहर आना चाहती है। इसे प्रमोट करने वाले कोई नामी गिरामी अभिनेता नहीं बल्कि आम जनता, नेतागण और वो सिटीजन्स हैं जो कुछ चीज़ों का संदेश पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। ये एक वो कथा है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, जो रहस्यमयी अव्वल दर्जे के कलाकारों द्वारा पेश की मूवी द कश्मीर फाइल्स नंबर 1 हैशटैग है और 160 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस। आइए इस फिल्म के बारे में। आदर अदाब, अभिनंदन, आभार मेरे दोस्तों। कुछ कहानियाँ इस तरीके की होती हैं जो रहस्यमयी होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सुभाष चंद्र बोस, आज तक हमें नहीं मालूम उनके साथ क्या हुआ, वो अभी कहाँ हैं। हर तरह से बात चल रही है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं। जी जी हाँ, हम क्यूरियस हैं। हमारे अंदर जो एक कीड़ा होता है ना जानने का, वो कुल बुलाता है। ऐसे ही अगर हम देखें, लाल बहादुर शास्त्री जीती हुई फाइट, ताशकंद गए, सब कुछ ठीक हुआ, अच्छे खासे थे। अचानक क्या हुआ जिसकी वजह से उनके साथ इतना बड़ा किस्सा हुआ और वो नहीं रहे। ये जो अंदर का जागरूकता वाला जो कीड़ा है ना, जिज्ञासु जो कीड़ा है, ये हमें मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि आफ्टर ऑल हुआ क्या था। ऐसा ही एक किस्सा है, ऐसा ही एक किस्सा है कश्मीर का। ऐसे ही एक किस्सा है कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू पंडितों का। जी हाँ, इसी के चलते ये एक पिक्चर जो आई है, द कश्मीर फाइल्स, मतलब विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की एक बहुत ही खूबसूरत पटकथा है। और ये एक वो निर्माता निर्देशक हैं जिन्होंने एक यही नहीं, ताशकंद फाइल जैसी भी एक बहुत बढ़िया मूवी बनाई थी जो लाल बहादुर शास्त्री जी पे ही थी। लेकिन सवाल वहीं के वहीं खड़े होते हैं, जवाब ढूंढते जाता है। अब मैं इस मूवी पे बात क्या करूं, मैं दो चीज़ें इस पे बात करना चाह रहा था एक्चुअली। और वो दो बातें ये थी कि एक तो इसके कंटेंट के बारे में, इस मूवी के बारे में, और दूसरी इस मूवी से जुड़ी सर्टेन चीज़ों के बारे में जो इसकी कथा है। तो पहले कथा पे बात कर लेते हैं और फिर चलेंगे इस मूवी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको बता दें, कल हम दो बातें आमने सामने आपके साथ नहीं कर पाए थे और अभी मैं दो बातें आमने सामने आपके साथ करने आया हूँ। और मेरा दो बातें आमने सामने का जो शो है वो स्पॉन्सर्ड रहता है, और ये शो भी स्पॉन्सर्ड है हमारे रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, डॉक्टर रजत मसूरिया, डॉक्टर अर्चना मसूरिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को कोई भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक इन इम्प्लांट है, या आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट कराना है, या पायरिया है, या आपका मुंह कम खुलता है, या आपको तंबाकू खाने की वजह से कैंसर का शक है, तो आप इनके पास जाएं और इनसे आप एक सही राय ले सकते हैं। इनका एक अपना एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा, और नई तकनीक से ये इलाज करते हैं। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, और आपका पायरिया हो गया, या फिर क्या कहते हैं डेंटल इम्प्लांट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इनकी सुविधा मिलेगी। डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा इसमें। और इसके साथ साथ हमारे सह प्रायोजक हैं ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसमें हम जापानीज़ टेक्नोलॉजी पे नैनो बेस्ड कोटिंग्स लेकर के आए हैं हमारे कस्टमर्स। और हम अपने क्लाइंट्स के रूफ पे कोटिंग करते हैं और ग्लासेस पे कोटिंग करते हैं, ताकि आपके जो गर्मियों में बिजली का बिल बढ़ा हुआ आता है एसी के चलने की वजह से, उसमें आपका कंप्रेसर कम चलता है, ठंडक बनी रहती है, और इस वजह से आपका कंप्रेसर कम चलता है चूँकि, तो आपका बिजली का बिल बहुत कम आता है। एक फ्री डेमो देखने के लिए आपको इसके डिटेल्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फ्री इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपसे वही बात करता हूँ जो मैं आपसे कह रहा था। हम दो चीज़ों पर समीक्षा करेंगे इसकी, एक कंटेंट के ऊपर इस मूवी के, और एक इस मूवी के ऊपर। तो पहले कंटेंट पे बात कर लें। जैसे कि आपको मालूम ही है, ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जहाँ हमने इस बारे में सुना, और ये जब हुआ है अगस्त 1989 से लेकर के मार्च 1990 तक, इसके बीच में हुआ है। लेकिन वो जो रात थी, एक रात जो इस साल के बीच में हुई, समय के बीच में हुई, वो बहुत ज़्यादा हमेशा चर्चा का विषय रहती है। अब देखिए, इस मूवी का जो तथ्य है ये है कि हम शुरू से यही जानते थे कि ये एक एग्जोडस है। एग्जोडस, और इन्होंने बताया कि मूवी में कि ये एग्जोडस नहीं है, ये जेनोसाइड है। यानी कि जो पहले एक कथा पे बोला जाता था कि ये कश्मीरी हिंदू पंडित्स का एग्जोडस था जो उन्होंने उस वक्त किया, और इस पिक्चर से मालूम पड़ता है, इस मूवी से मालूम पड़ता है, या अब जो शोध है उससे मालूम पड़ता है कि कश्मीरी हिंदू पंडित्स का जेनोसाइड हुआ था।
अब आप सोच रहे होंगे ये दो बड़े बड़े वर्ड्स क्या हैं, जेनोसाइड और एक्सोडस। तो एक्सोडस होता है जब सामूहिक पलायन की बात हम करते हैं। तो आपने पलायन का वर्ड अभी बहुत सुना होगा, कोरोना काल में काफ़ी पलायन हुआ था, प्रवासी पलायन, प्रवासी। जब हम एक ग्रुप में किसी भी काम धाम के चलते मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए, उसे हम लोग एक्सोडस कहते हैं। जैसे झांसी में एक ज़माने में पहले बहुत महाराष्ट्रियंस होते थे, बिकॉज ये झांसी महाराष्ट्रियन एक स्टेट होता था और इधर पे हमेशा से महाराष्ट्रियन राज रहा है। लेकिन आते आते अगर आज आप देखें तो बहुत ही गिनती के महाराष्ट्रियंस रह गए हैं। ज़्यादातर महाराष्ट्रियंस अपने जॉब के लिए, फ्यूचर के लिए, दे हैव मूव टू महाराष्ट्र एंड दे आर इन बॉम्बे। जबकि यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में महाराष्ट्रियंस हुआ करते थे। तो इसे तो हम एक्सोडस बोलते हैं। लेकिन जेनोसाइड क्या होता है ना? जेनोसाइड इज़ अ सामूहिक बर्बरता, सामूहिक क्रूरता या सामूहिक टॉर्चर जैसे कह लीजिए आप, उसको हम उसको जेनोसाइड बोलते हैं। तो अब आप समझेंगे इस कहानी में कैसे ये चीज़ आ रही है कि जो हमको पहले बोला गया कि ये कश्मीरी पंडित एक्सोडस है, वो एक्सोडस नहीं है, एक कश्मीरी हिंदू पंडित जेनोसाइड निकलता है। क्योंकि एक समय पे बिना किसी रीज़न के इतने सारे लोग एकदम से एक जगह से दूसरे जगह क्यों जा सकते हैं, और उन्हें फोर्स किया जा रहा है। अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रहा कोई, मर्ज़ी से जाना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो आसान नहीं होता लेना। लेकिन उसके बावजूद उन्हें फोर्स किया जाता है लाउड स्पीकर्स पे बोल करके कि छोड़ दो नहीं तो मर जाओ। तो ये एक चीज़ से मालूम पड़ता है कि कुछ तो हुआ था। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हुआ, इस पे लोगों ने इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया, और अगर किया तो इस पे एक्शंस क्यों नहीं लिए गए। बेसिकली मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कोई चीज़ एकदम से नहीं होती, और ये एक प्रोसेस था जो चलता रहा। चेतावनियाँ देती देते रहे वो लोग, और अचानक से फिर एक दिन आया जब उन्होंने इस तरह की क्रूरता दिखाई। पर क्यों, क्या रीज़न था? देखिए, आर्टिकल 370 जो अभी हटाया गया है, वो एक तरीका था जो भारत को कश्मीर से जोड़ता था, जिसमें उनको कुछ स्पेशल, यानी कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे। जैसे कि आप अपना झंडा रख सकते हैं, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और शुरुआत में जो कश्मीर के प्रिविलेज थे उसमें हिंदुस्तान का कंट्रोल सिर्फ 3 चीज़ों पे था, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री पे, कम्युनिकेशन पे और डिफेंस के ऊपर। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर था। अब बाद में उसके अंदर एक था 35A, जिसके चलते आपको वहाँ पे जो गैर कश्मीरी हैं वो वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, उन्हें वोटिंग का कोई वहाँ पे राइट नहीं था। इसके अलावा वो अपना घर नहीं बना सकते, और वो वहाँ पे आकर के कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते, और इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। ये 35A अंदर आता था। इसके चलते उन्होंने डिक्लेयर किया कि यहाँ पे जो रहेंगे वो हिंदू नहीं रहेंगे, यहाँ पे कश्मीरी रहेंगे, और हम कश्मीर को फ्रीडम देना चाहते हैं, आज़ादी देना चाहते हैं। लेकिन देखिए, बात वहीं पे नहीं थी। जब ये आर्टिकल के अंदर में, इस 370 के अंदर में एक आर्टिकल था, एक अंदर एक प्रोविज़न था जो कहता था कि अगर ये तब हटाया जा सकता है, इसको हटा सकते हैं, इसे अबॉलिश कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और गवर्नर, या फिर वहाँ का जो रूल है, वहाँ का स्टेट मिनिस्ट्री जो है, वो मिलकर डिसाइड कर लें तो इसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। तो उसके चलते लोगों के शुरू से ही अंदर ये आ गया कि हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन अभी ये हाल में हटा, और हटा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था कश्मीर के अंदर, गवर्नर थे, और यहाँ पे प्रेसिडेंट ने सांसद में डिस्कस करने के बाद इसको एबॉलिश किया। तो अब अच्छा ये हो गया कि सब कानून एक जैसा है, एक ही झंडा है, और वहाँ पे अब हिंदुस्तानी लोग भी जा कर के ख़रीदारी कर सकते हैं टेक्निकली। अभी टेक्निकली मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि और भी जगह हैं हिंदुस्तान में ऐसी, हिमाचल एंड ऑल, जहाँ पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते अगर आप पुराने हिमाचली नहीं हैं। और वो इसलिए होता है कि आपको इन्वायरमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा का आपको ख्याल होता है। तो ये एक बात है। लेकिन इस मूवी में जो दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है और बहुत दिमाग खोलता है। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट की पॉलिसी को दिखाता है। जो हो गया वो एक अलग चीज़ थी, सवाल आज भी वहीं खड़े हैं, और कुछ लोगों को उसका उत्तर देना चाहिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा। क्योंकि ये हमारे भारतीयों के साथ उनकी आत्मसम्मान पे एक प्रहार था, उनकी उनके एक संप्रभुता पे एक प्रहार था जो नहीं होना चाहिए था।
और हमें बुरा लगता है जब ऐसा किसी के साथ हो, क्योंकि उसी एक देश में आप बिलोंग करते हो और वहाँ से आपको निकाल दिया जाए और उसी देश में आपको एक रेफ्यूजी की फीलिंग आए। इससे बुरा आत्मसम्मान के लिए और आत्मनिर्भरता टूटती है, सारी चीज़ें से बहुत आघात पहुँचता है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए था। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ इस मूवी की। अगर इस मूवी को आप देखें, किसी भी बड़े स्टार्स ने प्रमोट नहीं किया है, पूरा बॉलीवुड इस पे चुप बैठा है, मुझे नहीं मालूम क्यों। लेकिन आम जनता ने इस पे बहुत ज़ोर मचाया है, इस पे बहुत जोर। और क्वालिटी आपको इसी से मालूम पड़ती है कि 160 करोड़ का बिजनेस किया है इस मूवी ने। तो कितना लोग जिज्ञासु होंगे इस बारे में जानने के लिए कि क्या था ये पूरा सीन, क्यों हुआ ये, इसका रीज़न क्या बना। आई थिंक बहुत ही सुंदर तरीके से विवेक अग्निहोत्री जी ने इस चीज़ को दर्शाया है। बहुत ही अच्छे तरह से इसी फैक्ट्स को पकड़ा है। उसमें हमें समझ में आता है कि ये चीज़ कैसे बढ़ी। उसमें ये भी समझ में आता है कि कुछ लोग कितने चिंतित थे, कुछ लोग चाहते थे इस बार इस चीज़ को हाईलाइट करना, पार्लियामेंट तक ले जाना, प्राइम मिनिस्टर के कानों तक डालना, डिफेंस तक पहुंचाना, होम मिनिस्टर तक पहुंचाना। लेकिन उस वक्त वो कितना मुश्किल हो गया और एक्शंस नहीं हुए। बहुत सारा क्रूरता हुई। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसको उनका उनका ज़मीर उनको कुरेदता होगा, उनको वो सवाल के जवाब देने चाहिए। और असलियत क्या थी, क्यों ये ऐसा हुआ, इस चीज़ पे बोलना चाहिए, क्योंकि ये आगे कहीं ना हो, ये इस तरीके की सीन पूरा हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र में इफ़ेक्ट ना डाले। इसलिए इस सवाल के जवाब हमको चाहिए। जो भी पार्टी थी, मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, जो भी पार्टी थी, जिस किसी की पार्टी थी, ये मेरे हिंदुस्तानी भाई बहनों की कहानी है। मुझे एक खड़े खड़े सवाल मालूम पड़ते हैं कि एक्शंस क्यों नहीं लिए गए, होम मिनिस्ट्री थी, डिफेंस था, ये सब क्यों नहीं आए। इतनी क्रूरता होती रही और किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, किसी ने किसी को हिलाया नहीं। क्यों होना चाहिए था। बहुत कुछ चीज़ें रुक सकती थी, बहुत कुछ चीज़ों पे कंट्रोल पाया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। जानबूझ करके या अनजाने में, ये सवाल का जवाब मुझे लेना है, हम सबको लेना है। अब आ जाते हैं इस मूवी के बारे में। देखिए, इस मूवी के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे। ये मूवी बाकी मूवियों से अलग है। कोरोना के बाद हमने देखा एक से एक बड़ी पिक्चरें आई, लेकिन और बड़ी बड़ी स्टार कास्ट की आई, जिससे पूरा पूरा बॉलीवुड चलता है, लेकिन कोई मूवी ने वो असर नहीं छोड़ा, कोई मूवी कामयाब नहीं हो पाई लोगों को अपने घर से सिनेमा घर तक लेके आने के लिए। लेकिन एक ये मूवी द कश्मीर फाइल्स ने पूरा माहौल पलट के रख दिया। आज आप देखें, इस मूवी के अंदर कोई इस्टेब्लिश स्टार कास्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही लायक और बहुत ही बढ़िया किरदार निभाए गए हैं अनुपम खेर द्वारा, मिथुन चक्रवर्ती द्वारा, पल्लवी जोशी जी द्वारा, और बाकी जितनी भी युवा पीढ़ी है उन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो आज के वक्त में जो समझ में आ रहा है अपनी तरफ से, मैं वही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी युवा की सोच बदल रही है, सिनेमा बदलेगा। एक वक्त था जब राजेंद्र नाथ और दिलीप कुमार और राजेश खन्ना उस एज की में रोमांटिक मूवीज़ किया करते थे, जो बाद में हमें समझ में नहीं आया। और उस वक्त लोगों ने, सलमान खान उस एज में आए और शाहरुख खान उस एज में आए, आमिर खान उस एज में आए और उनको पसंद करना शुरू किया। कितना एज का डिफरेंस आ गया था। कहाँ राजेंद्र नाथ की रोमांटिक मूवीज़ और कहाँ शाहरुख खान की और आमिर खान की और इनकी रोमांटिक मूवीज़ आधी एज पे वो कर रहे थे। ऐसे ही आई थिंक समय बदल रहा है। हमारा सिनेमा बहुत कंटेंट ड्रिवन हो गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म आने वजह से अब वो स्टारडम वाली बात नहीं रहेगी। अगर कोई सोचता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है और मैं अपने लड़के को भी स्टार बना दूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी जनता समझ गई है। हिंदुस्तानी जनता अब रियल चीज़ें जाए, ये फिक्शन नहीं देखना चाहती है। हर वक्त ठुमके, ये हर वक्त कहानी में हंसी मजाक, ये हर वक्त कभी अपनी वैल्यूज़ का मजाक उड़ाना, कभी हिंदुस्तानी होने का मजाक उड़ाना, कभी किसी धर्म का मजाक उड़ाना, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई देखेगा नहीं इसे। आपको बनाना है, आप बनाते रहो, अपना नुकसान खुद करने वाले हो। लेकिन एक बात तय है, हम सब जो सिनेमा अब देख रहे हैं वो क्वालिटी देख रहे हैं। अगर आप कुछ वक्त में देखें, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, कितनी बढ़िया मूवी थी, कितने लोगों ने उसे देखा और कितनी सराहा उसको। इसी तरह से आप देखिए, कोरोना में पहली बार किसी मूवी ने 160 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अभी तक में कर लिया है। ये सीधा सीधा दर्शाता है कि आज का जो ग्राहक है बॉलीवुड का, वो नहीं है जो वो लोग समझ रहे हैं। ये कंटेंट ड्रिवन ग्राहक है। इन्हें सच्चाई देखना ज़्यादा पसंद है। इन्हें वो एक एक्टर और स्टार कास्ट और उसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो फिक्शन नहीं देखना चाहते कि ये बिगड़ गया, फिर ये मेरी ज़िंदगी में ये लड़की आई, फिर मुझे प्यार हो गया, फिर गुंडे आ गए, उनको पीटा। ये सब चीज़ें नहीं देखना है। हो चुका है सबका बहुत समय जो होना था। लेकिन आज मूवीज़ चलेंगी तो कश्मीर फाइल्स जैसे सच्चाई दिखाओ, एक्टिंग दिखाओ, पात्र को जीवित करो।
वो चलेगा। ये नहीं चलेगा कि आप दो बाइक्स पे आ रहे हो या आपकी बॉडी इतनी अच्छी हो गई कि आप 10 लोगों को अकेला संभाल रहे हो। हमें नहीं चाहिए ये सब, लेकिन हमें जागरूकता चाहिए। हमें हमारे भारत के की चीज़ें देखनी है, इतिहास देखना है, क्योंकि आज का युवा उस इतिहास को देख करके अपने देश को खोजना चाहता है। आज का युवा अपने देश के लिए सजग है, उसे देश को पहचान और स्ट्रांग करनी है। और ये हर क्षेत्र में हो रहा है, स्पोर्ट्स में हो रहा है। आकाश चोपड़ा जी ने ओलंपिक्स में साबित कर दिया है, और आगे भी ये बहुत सारी फील्ड्स में होगा, बिकॉज़ यहाँ का जो युवा है ये जाग गया है। इसको क्वालिटी कंटेंट देखने से, गाने बजाने, ये नाच गाना, ये चीप कॉमेडी, हम लोग तंग आ गए। इसमें नहीं था कुछ ऐसा, इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं था। इस मूवी को प्रमोट करने के लिए कोई बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं आई। लोगों ने आपस में एक दूसरे से बोला, लोग बाग चौराहे पे बोर्ड लेके खड़े हो गए, सच्चाई देखिए, जो आपके पास सवाल हैं उसका उत्तर ढूंढिए इस मूवी के अंदर। रहस्यमय थी ये कहानी। हम सब जानना चाहते थे इस कौम के साथ हुआ क्या, क्यों भागे ये, और क्यों किया गया उनके साथ ऐसा। जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी अंदर, और सवाल के उत्तर ढूंढने हम इस मूवी को देखने गए। बहुत अच्छे उत्तर भी मिले, लेकिन उस उत्तर को एक जैसे कहते हैं बैकअप चाहिए होता है, एक लॉजिकल प्रूफ चाहिए होता है। शायद वो अब आप ढूंढना शुरू करेंगे और कुछ लोगों पे जवाबदेही आएगी। लेकिन असलियत ये है कि आप मूवी देखिए, कितना बड़ा चेंज लेकर के आई है। हर कोई अपने घर में ये मूवी जा कर के तैयारी कर रहा है, बात कर रहा है, इस मूवी के बारे में जाके देखना चाहता है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं हिंदुस्तान के से जुड़े हुए, भारत से जुड़े हुए, जो आज की जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो उसको चुप नहीं बैठती है। उसको तो जवाब चाहिए, और वो जवाब लिए बिना नहीं मानेगी। चाहे उसे वो मूवी से मिले, चाहे वो उसे लाइब्रेरी से मिले, चाहे वो किताबों में मिले, या उसे फ्लॉपी मिले, सीडी मिले, कहीं मिले। क्योंकि जिज्ञासा एक ऐसा कीड़ा होता है, जब ये जागता है तो ये पूरा झकझोर देता है। और टचवुड, अच्छी बात यह है, आज दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से तरीके हैं जहां आप अपनी जिज्ञासा पिपासु को शांत कर सकते हैं। इंटरनेट मीडिया है, बहुत सारा इंसाइक्लोपीडिया है, जो आपके सवालों का जवाब देगा। आपको ढूंढना आना चाहिए। तो इस मूवी की मैं इसलिए प्रशंसा करता हूँ, पूरी स्टार कास्ट की इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने जो जीवांत किया है पात्रों को। वो पात्र एक्चुअल में कभी कहीं रहे थे, उन्होंने वो सिचुएशन देखी थी। जिस तरीके से उनको दिखाया गया, हमें शायद इससे अच्छी एक्टिंग कहीं किसी देखने में नहीं मिलेगी, ना हमें इतनी अच्छी कहानी इस तरह से सुनाई जा सकती है। तो हम आभार जताते हैं विवेक जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई, और उम्मीद करेंगे वो ऐसी मूवी बनाते रहें, ताकि हमें जो आंसर्स चाहिए, जो हम ढूंढते हैं किताबों में, हमें नहीं मिलते, लेकिन ये सामने आने चाहिए। बिकॉज़ अब वक्त आ गया है कि हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। जो पार्टी ने सामने ये सब हुआ, उसको जवाबदेही है उसके ऊपर, और एक वक्त आएगा जब हम उनसे लेंगे आंसर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। मूवी बहुत अच्छी है। मैं ये आपसे अपनी तरफ से भी फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर एक बार देखें। मैं झांसी बाज़ार से संकेत कंचन आप सबसे बातें करता हूँ, हर एक वो सेंसिटिव चीज़ों का जो हमारे दिल को छू सकती है, हमारे अंदर एक अच्छा चेंज ला सकती है, हमारी सोसाइटी पे एक अच्छा असर छोड़ सकती है। और ये मैं करता रहूँगा, हर रविवार शाम 5 बजे मैं ये करता हूँ। अगर आपको ये पहली बार देख रहे हैं और आपको ये पसंद आया शो, या आप पहले भी देख चुके हैं, आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं तो। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और बेल का एक आइकन आएगा, उसे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे बनाए हुए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और हम जुड़े रहें आपस में, और हमारे को और आगे बढ़ाने में हमारा झांसी और बुंदेलखंड में मदद पहुंचे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। रेस्ट अश्योर्ड, नेक्स्ट संडे 5 PM वी विल बी देयर डायरेक्टली अपॉन दो बातें आमने सामने। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।